disinfection and sterilization, and we also classified them that how we can sterilize or disinfectant our object. Either it may be it may be animate object or it may be inanimate object. उसके साथ साथ हमने कुछ डेफिनेशंस भी हमने देखी थी कि आप स्टेलाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे इफ यू टॉक अबाउट द डिसइंफेक्शन एंड व्हाट हाउ यू विल डिफाइन इट, और उसी के साथ साथ व्हाट इज एंटीसेप्सिस एंड व्हाट इज आपका कीमोथेरेपी, ठीक है ना. सो दीज आर द डेफिनेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशंस वी कैन आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टर्म्स, ठीक है ना. तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं स्टेलाइजेशन में, डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना. या फिर अगर हम एंटीसेप्सिस बोल रहे हैं तो वो डिसइंफेक्शन या फिर स्टेलाइजेशन से वो क्यों अलग है, ठीक है. तो ये चीज़ तो आप लोगों को आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सर नो सर. हेलो, ठीक है ना. तो नहीं सर, नो हमने सर. तो क्लासिस किया, हाँ तो क्या, चलिए ठीक है. हमने क्लासिफाई भी किया था कि हाउ वी कैन ऑब्टेन वी कैन परफॉर्म दिस प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, या क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना. वी क्लासिफाई इनटू दिस कैटेगरी. वन इज फिजिकल, द सेकंड वन इज वन इज मैकेनिकल, ठीक है ना. हमने इसको थोड़ा डिस्कस भी किया था प्रीवियसली. हम फिजिकल है तो उसमें क्या हो सकता है, एजेंट से उसमें क्या हो सकता है, और मैकेनिकल तो उसमें क्या हो सकता है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है. आफ्टर दैट हमने जब हम फिजिकल एजेंट्स की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है हॉट एयर ओवन के बारे में और ऑटोक्लेव के बारे में, ठीक है. तो एक चीज आती है रेडिएशन, ठीक है ना. तो रेडिएशन, अच्छा सबसे पहले थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम ये एक चीज पर और डिस्कस करेंगे, वो है आपका द टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है ना. ये बेसिकली दीज ऑल थिंग्स स्पेसिफिकली द केमिकल एजेंट्स आर कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है ना. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं तो द एफिकेसी ऑफ एनी मेथड्स टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी क्लासीफाई इनटू टू थिंग्स, ठीक है ना. कौन कौन सी थी, स्पेशली हम केमिकल एजेंट्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं. एक तो साइडल था और दूसरा आपका स्टैटिक था, ठीक है ना. तो साइडल क्या है और स्टैटिक क्या है ये आप लोगों को पता है. यस सर. ठीक है ना. तो केमिकल एजेंट्स, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर केमिकल एजेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि केमिकल एजेंट्स जो होते हैं विच आर यूज्ड टू फॉर द कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉन एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, and the second one thing is they may be classified into two groups. The one is the sidal and the second one is the static. The sidal is the group of chemicals which क्या करते हैं, Which kill the bacteria. Kill which the which, bacteria. which kill the not bacteria but the microorganism, okay, which kills the microorganism. If we put bactericidal, means if we put bacteria period to the sidal, then it will specific to the bacteria. अगर हम उसकी जगह पर फंजाई लिखते हैं जैसे फंजीसाइडल, then it will specific to the fungus, ठीक है ना. तो हमने यहाँ पर साइडल की बात करें, इट मे बी बैक्टीरियासाइडल, इट मे बी फंजीसाइडल, वो एक अलग बात है. लेकिन साइडल मीन्स the chemical agents which kills the microorganisms, okay. And the static means the chemical agents which just inhibit the growth of microorganisms, ठीक है ना. ठीक है, जैसे बैक्टीरिया स्टैटिक भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया स्टैटिक भी हो सकते हैं, दे मे बी फंजी स्टैटिक, एंड दे जस्ट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मीन्स if you transfer these treated samples into the fresh culture, then the culture will gain the survivability, ठीक है ना. It will grow, ठीक है ना. तो वो आपका इस तरीके से होता है. साथ में शायद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो सर्वाइबिलिटी जो होती है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना. ये भी शायद हम लोगों ने, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया तो मुझे खुद भी याद नहीं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, लेकिन जैसे अभी अभी हम मेरे दिमाग में आ रहा है तो चीज़ें याद आ रही हैं. तो
शायद हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ वी विल चेक द सर्वाइवबिलिटी और हाउ वी विल चेक द एफिकेसी ऑफ ए ट्रीटमेंट, ठीक है ना। जैसे फिजिकल एजेंट है, फॉर एग्जांपल आप ऑटोक्लेव कर रहे हो, तो ऑटोक्लेव प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, उसको आप कैसे चेक करोगे। यानी कि आपने कोई सैंपल ले लिया जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, एंड यू हैव टू किल दीज ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट परफॉर्म द ऑटोक्लेव, ठीक है ना, आपने ऑटोक्लेव किया, एंड आफ्टर ऑटोक्लेव यू जस्ट चेक आउट दैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डेड और नॉट, किल्स और नॉट, ठीक है ना। तो उसको आप कैसे चेक करोगे, है ना। आप उसकी सांसें तो गिनोगे नहीं कि सांस आ रही है कि उसको नहीं आ रही, ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो कोई बताएगा मुझे हम कैसे करते हैं उसको। सर उसे किसी मीडियम में सर कल्चर कर, उसको हम रिकल्चर करते हैं, ठीक है ना। वी जस्ट रिकल्चर दिस सैंपल एंड वी चेक दैट द ग्रोथ इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है ना, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो उसके पीरियड के बाद में ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही, हम उससे चेक करते हैं कि सर्वाइवलिटी थी या नहीं, ठीक है ना, या की है और किस तरीके की है, ठीक है। कि all these methods including physical or chemical or mechanical methods, ये कुल these methods basically depend on some factors, ठीक है ना। ये जो आपके फिजिकल एजेंट हैं या फिर केमिकल एजेंट हैं या फिर मैकेनिकल एजेंट हैं, ये टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वी हैव टू मैनिपुलेट अवर मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू फैक्टर्स, ठीक है। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया होगा जब हम ऑटोक्लेव डिस्कस कर रहे थे कि ऑटोक्लेव के अंदर हमने एक टेम्परेचर और एक कंडीशन को हमने स्टैंडर्डाइज किया है, ठीक है ना। हमने क्या स्टैंडर्डाइज किया है कि वी हैव टू डू ऑटोक्लेव at 15 psi for and 15 psi and 121 degree Celsius for 10 to 20 minutes, ठीक है ना। but this condition is not true in always, ठीक है ना, in all cases, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है ये आपका ट्रू है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये तब होगा जब आप आइडियल कंडीशन में ऑटोक्लेव को रखेंगे, यानी उसके अंदर जो बकेट है जिसके अंदर हम अपने सामान को रखते हैं, उसके अंदर हम आइडियल कंडीशन के अंदर अपनी चीज़ों को रखेंगे, तब हम इसको इस तरीके से करेंगे। अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा भर दिया है ऑटोक्लेव को, या फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर आपका जो सैंपल है वो बहुत लार्ज है, ठीक है ना, देन यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, सॉरी इंक्रीज द एक्सपोजर टाइम। तो आपको जो 10 to 20 मिनट्स आप कह रहे थे कि हम एक्सपोज करते हैं ऑटोक्लेव में इन कंडीशंस पे, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। यू हैव टू इंक्रीज द एक्सपोजर टाइम, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारा जो सैंपल है वो डिफरेंट है, ऑब्वियसली उसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग हो सकते हैं, कंडीशंस डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो दिस इज ए फैक्टर बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि we can control microorganisms by either physical method or chemical method or mechanical method, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को। यस सर। जैसे अब हम बात करेंगे कि ये फैक्टर्स क्या हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके हाथ धुले हुए हैं, ठीक है ना, यू जस्ट क्लीन योर हैंड्स विद सम सोप, ठीक है ना, सोप से आपने अपने हाथ साफ कर लिए, ठीक है ना, धो लिया आपने। तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू यूज योर सैनिटाइजर। तो आपने सैनिटाइजर यूज कर लिया, ठीक है ना। फिर आप चेक करोगे कि आप टेस्ट कर सकते हो हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन योर हैंड्स एट ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। एक दूसरा इंसान है जिसने क्या किया है कि हाथ धोए ही है, ठीक है ना, उसने डायरेक्टली सैनिटाइजर यूज किया है। तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उस दूसरे आदमी के हाथों पर ज्यादा होंगे कंपेरेटिव टू द प्रीवियस वन, क्योंकि उसने एक बार हाथ धो लिया। तो जो अमाउंट ऑफ सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों सेम अमाउंट ऑफ सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो इफिकेसी होगी सैनिटाइजर की वो पहले वाले के केस में ज्यादा होगी, ठीक है ना। यानी कि वो हो सकता है कि 100% या 99% वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस कर दे,
क्योंकि वहां पर ऑलरेडी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे वाले केस में जहां पर उसने हाथ को धोए नहीं थे और उसने सेम अमाउंट ऑफ सैनिटाइजर यूज किया था, हो सकता है कि जब आप उसको टेस्ट करें तो आपको उस वहां पर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंपेरेटिवली पहले से ही ज्यादा है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि these factors are depend on certain conditions, certain factors means these methods are depend on certain factors। ये फैक्टर्स क्या क्या हैं, थोड़े से हमें ये देख लें। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, Yes, आ sir. रही है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बीच में बता देना, ठीक है ना, नेटवर्क का इश्यू हो या कुछ भी हो या कोई और प्रॉब्लम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन विच, हम इसको कहते हैं द कंडीशन विच कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सम methods used for controlling of microorganisms, ठीक है ना। और स्पेसिफिकली यहाँ पर हम जो हमारे फिजिकल मेथड होते हैं वो भी हम उसको भी कंसिडर करते हैं, एंड आल्सो वी आल्सो कंसिडर द केमिकल मेथड, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल का द पॉपुलेशन साइज, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया कि हाउ मच नंबर और हाउ मच माइक्रोबियल लोड इज प्रेजेंट इन योर सैंपल, ठीक है ना, या इन ए गिवन एरिया, ठीक है, कितना उसके अंदर लोड प्रेजेंट है डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा पॉपुलेशन साइज होगा, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो इफिकेसी है, इफिकेसी मीन्स इफेक्टिवनेस ऑफ योर कंट्रोलिंग एजेंट, वो उतनी क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जैसे मैंने आपको ऑटोक्लेव का भी एग्जांपल बताया कि अगर आपका सैंपल ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, तो और एक एक सैंपल आप, एक मान लीजिए आपका है 5 लीटर, दूसरा है आपका 5 लीटर और दूसरा है आपका 5 ml, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप दोनों को सेम कंडीशन के अंदर ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, ठीक है ना, नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि 5 ml वाला जो सैंपल है विच इज़ ए वेरी स्मॉल सैंपल, वो आपका बहुत ही जल्दी से ऑटोक्लेव हो जाएगा, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल बी किल वेरी सून, ठीक है। लेकिन अगर 5 लीटर वाला आपके पास कोई बड़ा सा कॉनिकल फ्लास्क का उसमें मीडियम बना हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको एक्सपोजर टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट फैक्टर इज द पॉपुलेशन साइज, एंड वी एज्यूम इट दैट द as we increase the population size, the efficacy of our controlling method is lower, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। यस सर, यस। Yes, दूसरा sir. एक है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है ना, या पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी कि पॉपुलेशन जो है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ठीक है ना, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो द एफिकेसी ऑफ दिस कंट्रोलिंग मेथड्स आर आल्सो डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, द एंडोस्पोर्स आर मोर रेजिस्टेंट देन द ए वेजिटेटिव सेल्स, है ना। एंडोस्पोर क्या होते हैं, दे आर मोर रेजिस्टेंट, ठीक है। यानी अगर आप उनको हीट ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, देन यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे 121 डिग्री सेल्सियस जो हमने ऑटोक्लेव का सेट किया है, वो बेसिकली एंडोस्पोर को कंसीडर करते हुए किया है। वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं, दे कैन ऐड टू 50 60 और 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अगर आप, हमें ये भी देखना है कि भाई उसकी कंपोजिशन कैसी है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक और दूसरा एग्जांपल देखें, तो जो आपकी मैच्योर सेल होती हैं, जो आपकी मैच्योर वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, दे आर मोर रेजिस्टेंट देन ए यंगर सेल, ठीक है। जैसे हम इसको हम आपस में भी मतलब हम ह्यूमन बीइंग के केस में भी हम इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। जो बहुत बूढ़े होते हैं और जो बहुत बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। जो यंग जनरेशन होती है, जिसको हम कहते हैं ये यंग लोग हैं, ठीक है ना, वो चीज़ों को ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में भी है, द यंगर द सेल इट विल इजी टू इरेडिकेट, ठीक है ना, और इट इज इजी टू किल, ठीक है ना। तो यहाँ पर, और जैसे मैंने आपको बताया एंडोस्पोर, ठीक है ना, तो एंडोस्पोर होते हैं, दिस इज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच इज रेजिस्टेंस टू सम एडवर्स कंडीशन, ठीक है। तो अगर इस, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कंपोजिशन क्या है। On the other hand, there are certain type of microorganisms which have
स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, जैसे उनकी सेल वॉल के अंदर कुछ अलग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, तो बहुत ज्यादा उनके पास ये एसिड होता है, माइकोलिक एसिड होता है, ठीक है ना, लिपिड और एसिड का उसका पूरी लेयर जो होती है काफी थिक होती है, ठीक है ना, तो वो उसको एक तरीके का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है, या जैसे आपके आपके जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, हालांकि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर नॉन फॉर लिविंग इन सम एडवर्स कंडीशंस, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको उनको ये करना है, उनको आपको कंट्रोल करना है, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल तरीके से आप उनको ट्रीट कर लें, क्योंकि उनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर, उनकी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है उनकी और सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, then you will find that it is very complicated, ठीक है ना, and it provide protection from the outer environment to this type of bacteria, ठीक है। तो obviously if you are going to control these microorganisms you have to take some extra measures, ठीक है ना, ठीक है। तो दूसरा क्या है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन, मींस व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सो द एफिकेसी ऑफ दिस एजेंट्स इज आल्सो डिपेंड ऑन दिस, ठीक है। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए, लाइक वेजिटेटिव आपकी मैच्योर सेल, वेजिटेटिव यंगर सेल्स, इट मे बी एंडोस्पोर्स, ठीक है, इट मे बी सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया लाइक आर्किबैक्टीरिया और सम एक्टिनोमाइसिटीज लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो इस पर भी ये डिपेंड करेगा। ये चीज समझ में आई आपको? Yes, sir. हेलो, यस अगर सर। किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे बीच में रोक देना, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, और कंसंट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं केमिकल एजेंट्स, ठीक है ना। इफ यू आर यूजिंग केमिकल एजेंट्स देन कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट यूजुअली इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एन antimicrobial agents, the efficacy of the method is higher, ठीक है ना। तो आप अगर उसको बढ़ाते हो, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, लेकिन ये सभी केसेस में ट्रू नहीं है, ठीक है ना, आप इसको ऐसा मत मान के चलिए कि ये 100% ये ट्रू है, ठीक है ना। वी हैव सम एग्जांपल्स जहाँ पर हम कंसंट्रेशन कम करते हैं और उसकी एफिकेसी बढ़ती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या हम इसको कह सकते हैं इन जनरल, अगर हम कंसंट्रेशन ज़्यादा ले रहे हैं किसी एजेंट्स की, है ना, हाँ, तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, ठीक है ना। एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई एक्सेप्शन पूछने लगे आपका इस बात का, तो बताएगा क्या? हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि इफ इन केस ऑफ केमिकल एजेंट्स, ठीक है ना, इन केस ऑफ केमिकल एजेंट्स, जहाँ पर हम कुछ केमिकल एजेंट्स लेते हैं टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आप यहाँ पर बीच में देख भी पा रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं केमिकल एजेंट्स की, जिनको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोल रहे हैं, तो इफिकेसी जो होगी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो कंडीशन है ये हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है ना। यू कैन फाइंड सम एक्सेप्शंस जहाँ पर हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं और एफिकेसी बढ़ती है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। yes sir. सो फॉर एग्जांपल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन। तो फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सुना होगा या नहीं भी सुना होगा तो आप आगे सुनेंगे, इन लेबोरेटरीज, हम लेबोरेटरीज के अंदर भी यूज सम एंटीसेप्टिक एजेंट, ठीक है ना, हम अपने हाथों को ये करते हैं, एंटीसेप्सिस करते हैं, ठीक है ना, हालांकि हम उसको स्टेलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा, हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखते हुए बात करनी है, तो हम उसको एंटीसेप्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम यूज करते हैं अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल को हम यूज करते हैं, एंड 70% अल्कोहल हम यूज करते हैं, ठीक है। हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम वाटर ऐड करते हैं। तो आप जो प्योर अल्कोहल होगा, जो यूजुअली 95 या 95% या फिर उससे ज़्यादा होता है, 99% या 100% भी आपको मिल सकता है, ठीक है, उसको आप डाइल्यूट करते हैं। कितना डाइल्यूट करेंगे आप उसको? 70%, यानी कि 70 पार्ट्स जो होगा वो अल्कोहल का होगा और 30 पार्ट जो होगा इट विल बी ऑफ वाटर, डिस्टिल वाटर, ठीक है ना। दोनों को मिक्स करेंगे एंड देन यूज एज ए एंटीसेप्टिक एजेंट,
ठीक है ना। तो ड्यूरिंग आवर वर्किंग इन लेबोरेटरी वी जस्ट यूज दिस सॉल्यूशन फॉर द एंटीसेप्सिस ऑफ आवर हैंड, ठीक है ना। हम अपने हाथों को काम करने से पहले या काम करने के बाद, स्पेशली इन केस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है। यहाँ पर हमने 100% अल्कोहल के बजाय हम 70% अल्कोहल यूज कर रहे हैं। और हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज द इफिकेसी ऑफ अल्कोहल इज मोर एट 70% इफ वी कंपेयर इट विथ 95%, ठीक है ना। तो 70% अल्कोहल जो होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा 95% के केसेस, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, कुछ उसमें आपके लिपिड भी होते हैं, लिपिड आर बाइपोलर बेसिकली, ठीक है ना। तो आपने मेम्ब्रेन पढ़ी है, स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का? यस सर। Yes, sir. क्या हो क्या हो कैसे होती है सेल मेम्ब्रेन, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड? बाइलेयर रहता है सर, प्रोटीन इम्बेडेड रहता है। प्रोटीन एम्बेडेड रहता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रहता है, ठीक है, नेचर। राइट। और ये फॉस्फोलिपिड क्या, बाइपोलर नेचर, बाइपोलर नेचर क्यों होता है उसका? पढ़ा है आपने, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है? क्या कहते हैं इसको, फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड टेल होता है। हाइड्रोफोबिक तेल होता है सर इसमें। गुड, हाइड्रोफोबिक टेल होता है। और दूसरे चीज जो नहीं सर बताया आपने? होमोफिलिक वो सर होता है उसका हेड। होमो नहीं, होमोफिलिक, होमोफिलिक तो नहीं, हाइड्रोफिलिक होगा, है ना, हाइड्रो, यस सर, हाइड्रो। ठीक है। और सर तो हो, और हाँ, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक उसका हेड होगा। तो जो फॉस्फेट जो बेसिकली आप अगर लिपिड पढ़ेंगे कभी, तो आप देखेंगे कि उसमें आपका फैटी एसिड की चेन होती है, द चेन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज बेसिकली नॉन पोलर, ठीक है ना, और नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। और उस ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ में क्या होगा, आपका एक फॉस्फेट और आके जुड़ जाएगा। तो बेसिकली ये जो हेड बनेगा ग्लिसरॉल का, इट विल बी पोलर, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर आपकी पोलैरिटी है। और इट विल बी हाइड्रो, कैसा होगा ये आपका, हाइड्रोफिलिक होगा, यानी वाटर लविंग होगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हम जो अल्कोहल लेते हैं उसमें जो हम पानी जो मिक्स करते हैं, तो ये जो मतलब सॉल्युबिलिटी है, ठीक है ना, लिपिड मेम्ब्रेन की, वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि वहां पर क्या है आपका, वहां पर हाइड्रोफोबिसिटी हाइड्रोफिलिसिटी दोनों उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, जिससे आपका जो पोलर हेड है वो इजीली उसके साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो फ्लूइडिटी आ जाती है मेम्ब्रेन के अंदर, क्या आ जाएगी आपकी, फ्लूइडिटी आ जाएगी। और जो अल्कोहल है वो मेम्ब्रेन को इजीली डिसरप्ट कर देगा, जिसकी वजह से सेल जो होती है की, वो आपकी किल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने अल्कोहल की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करा है और उससे उसकी इफिकेसी बढ़ गई है। अगर हम 100% अल्कोहल लेंगे तो उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। और आप देखोगे कि बाई लेयर है, तो बाई लेयर में जो सरफेस या फिर जो आउटर सरफेस होती है, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है ना। लिपिड बाई मेम्ब्रेन अगर आपके दिमाग में आ रही हो, एक उसकी एक इमेज बनी हुई अगर आ रही हो, तो आप देखते हैं जो वो गोले गोले बने होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो आउटर सरफेसेस पर होते हैं, ठीक है ना, विच फेस द आइदर साइटोप्लाज्म और आउटर साइड ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो अगर आप अल्कोहल दे रहे हो तो सबसे पहले अल्कोहल से वही फेस होंगे, ठीक है ना, वही आपका फास्फोलिपिड फेस होगा। उसमें अगर वाटर रहेगा तो वो बहुत इजीली उसके साथ में डिजोल्व हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ केसेस हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, मतलब ऐसे आपको बहुत ही फ्यू एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर कंसंट्रेशन रिड्यूस करने पर आपकी इफिकेसी बढ़ती है। बट नॉर्मली अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वहाँ पर इफिकेसी आपकी बढ़ती है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। दूसरा है आपका ड्यूरेशन।
सर की आवाज आ रही है? नो नहीं आ रही नहीं है। नहीं आ रही है। आ रही है। नहीं आ रही है आवाज यार। Yes. The next point is duration of exposure. ठीक है ना, एक्सपोजर मतलब आप कितने देर तक एक्सपोज रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फिजिकल मेथड्स हैं, ठीक है ना, तो आप फॉर एग्जांपल आपने हीटिंग किया है तो कितनी देर तक आप उसको हीट करते हैं, हाउ मच लॉन्ग यू विल autoclave a sample, or how much long you will heat it with the heat in hot air oven, or how much long you will uh, give some heat, है ना। तो इस तरीके से एक एक्सपोजर टाइम भी क्या होता है आपका इम्पोर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑटोक्लेव करते हैं 20 मिनट्स के लिए, अगर हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अगर हम उसको 20 मिनट्स की बजाय अगर हम उसको 25 कर देंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, देन वी शुड हैव मतलब वी शुड हैव सम गुड रिजल्ट्स, ठीक है ना। हम और ज़्यादा अच्छा हमारे पास जो भी सैंपल होगा, हम ये मान के चलेंगे कि हम एश्योर होंगे कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही खत्म हो गए होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप एक्सपोजर टाइम बढ़ाएंगे, जैसे आप हॉट एयर ओवन के अंदर भी अगर आप रखते हैं फॉर एग्जांपल, जिसको हम ये कहते हैं कि वी we sterilize our samples or our equipments in hot air oven uh, at 160 to 180 डिग्री सेल्सियस for around 2 hours, ठीक है ना। तो ये एक सेट कंडीशन है, लेकिन हमें और ज़्यादा एश्योर होना है। मान लीजिए हमें बिल्कुल एश्योर होना है, हमारे एक्सपेरिमेंट खराब हो रहे थे तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो हम और एश्योर होना चाहते हैं विद दिस प्रोसेस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोजर टाइम बढ़ा सकते हैं वहाँ पर। जितना ज़्यादा एक्सपोजर टाइम आपका रहेगा उतनी ही ज़्यादा आपको रिजल्ट जो मिलेंगे, यानी रिजल्ट का मतलब यहाँ पर डिसइंफेक्शन और स्टेलाइजेशन से है, उतना ही बेस्ट आपको वहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने 5 ही मिनट के लिए ऑटोक्लेव किया है, ठीक है, 5 मिनट के लिए किया, तो ऑब्वियसली वो आपका प्रॉपर ऑटोक्लेव होगा नहीं, और जब आप उससे कोई भी काम आप करेंगे तो आपको वहाँ पर कंटामिनेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि हाउ मच लॉन्ग यू विल ट्रीट योर ऑब्जेक्ट्स विद दिस एजेंट्स, ठीक है। केमिकल के केस में जैसे हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्सिस वगैरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक्सपोजर टाइम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे गैसेस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम फ्यूमिगेशन करते हैं, है ना, फ्यूमिगेशन फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ए रूम और ए हॉल, या फिर कोई आपका चैम्बर लाइक apparatus लाइक हॉट एयर ओवन तो नहीं, जैसे कि आपके होते हैं इनक्यूबेटर्स और आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनको आप फ्यूमिगेट करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी हाउ मच लॉन्ग यू आर गोइंग टू फ्यूमिगेट, वो उतना ही ज़्यादा आपको इफिकेसी वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो एक्सपोजर टाइम भी क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट होता है टू ऑब्टेन प्रॉपर स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन विद यूजिंग सम दिस एजेंट्स, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, तो समझ में आया ये बात आपको? यस हेलो, सर। ठीक है। यस सर। दूसरा है आपका टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, हम यहाँ पर टेम्परेचर की जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिजिकल एजेंट के बारे में बात नहीं कर रहे। आपको स्लाइड्स तो विजिबल नहीं होंगी, है ना। नहीं Yes, सर। sir. नहीं सर। ये है आपका, ये स्लाइड ऐसा कुछ स्लाइड इसकी बनी नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बनाने की तो बात दूर है, मैं क्लास ही ले लूँ फिलहाल, तो ये मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। तो खैर अब हो जाएगा, अब बस मुझे लग रहा है आज कल की बात हो रहा है, फिर चीज़ें सेटल हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है ना हॉस्टल ये ओपन हो रहा है तो पूरा एकदम मेला आ रहा है बच्चों का, ठीक है ना। तो उस चक्कर में टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, एनीवे। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि नेक्स्ट इज द टेम्परेचर, एंड यहाँ पर टेम्परेचर की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो टेम्परेचर की मैं यहाँ पर हीटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ही, ठीक है ना। ये मैं हीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। हीटिंग में तो ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उसकी इफिकेसी उतनी आएगी। मैं यहाँ पर केमिकल एजेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो केमिकल एजेंट्स जैसे मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर आप क्या करिए, आप टेम्परेचर इंक्रीज करिए, तो आपको यूजुअली आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आप डिसइंफेक्टेंट या फिर जो आप
या फिर कोई आपका स्टेरिलैंड जो आप यूज कर रहे हैं वो बेहतर परफॉर्म करता है, ठीक है ना। Surrounding, and you find that the efficacy of this chemical agent which may be a disinfectant or which may be a, है ना, तो वो फिर आपका अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम इसको कंसंट्रेशन से जोड़ के देखते हैं बेसिकली, ठीक है ना। अभी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे कि कंसंट्रेशन में क्या बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग फिनॉल, ठीक है ना। फिनॉल इज ए केमिकल एजेंट्स विच यूजुअली हम उसको घरों में भी यूज करते हैं पोछा वगैरह लगाने के अंदर, और हम लेबोरेटरी या हम जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी हम उसको यूज करते हैं एज ए सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो वी जस्ट यूज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फिनॉल एंड जस्ट डायल्यूट इट, ठीक है ना। हम इसको डायल्यूट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक ढक्कन, वो बोलता है कि एक ढक्कन डालिए साहब 2 लीटर में, या फिर 2 ढक्कन डालिए 2 लीटर में, तो हम उसको डायल्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन इज मे बी 1% और मे बी 2%, ठीक है ना। और फिर उसको हम यूज करते हैं, उसको हम पोछा लगाने में या फिर हम उसको सेल्फ वगैरह साफ करने में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेशन की हमने बात करी यहाँ पर, ये कंसंट्रेशन, दिस कंसंट्रेशन मे बी अल्टर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना। और बाय द अल्टरेशन ऑफ टेम्परेचर, जैसे अगर हम जैसे अभी हमारा जो प्रॉपर स्टेलाइजेशन हो रहा है वो हमारा हो रहा है 4% कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है ना। 4% आप यूज करिए और आप उससे आप कुछ भी साफ करिए और उससे उसको आप अप्लाई करिए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यू विल फाइंड द स्टेलाइजेशन, ठीक है ना। यू विल गेट द स्टेलाइजेशन, ठीक है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है ना, टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको 4% कंसंट्रेशन की बजाय ये काम आपका 2% कंसंट्रेशन में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन it is usually it is observed that the concentration of our antimicrobial agents reduced, ठीक है ना। आप उसको कम कंसंट्रेशन पे वही काम आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये नहीं आया? जैसा आ गया सर। ठीक है ना। दूसरा है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किस तरीके का है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आया कोई ब्लड सैंपल, एक आपके आपके पास 2 सैंपल हैं, यू हैव 2 सैंपल्स, द वन इज द ए सीरम और ए बायोलॉजिकल सैंपल, ठीक है। ब्लड हो सकता है, कुछ और हो सकता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, एंड अनदर इज ए जस्ट ए सीवेज वाटर, ठीक है ना। एक सीवेज वाटर है आपका, ये सीवेज वाटर को भी छोड़ दीजिए, आपका एक वाटर है, ठीक है ना। कहीं आपने जैसे गंगा से ले लिया या फिर कहीं और से ले लिया, आपके पास पानी है, तो ऑब्वियसली पानी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूबिक्विटस एंड दे आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है ना। तो वाटर के अंदर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, और जो आपके पास एक सैंपल आया है विच इज़ ए बायोलॉजिकल सैंपल, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको दोनों को क्या करना है, आपको दोनों को से आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप एक कंडीशन से, जरूरी नहीं है कि आप एक कंडीशन अप्लाई करके आप उस दोनों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम इफिकेसी के साथ में आप खत्म कर लें, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ पर एनवायरनमेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो भी मैटर करता है, जो हमारे ट्रीटमेंट होते हैं उसकी इफिकेसी को अल्टर कर सकता है, ठीक है। जैसे यूजुअली जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, ब्लड सैंपल हो गया या कोई और दूसरा सैंपल हो गया, तो हाँ बोलिए, हेलो, हाँ। तो दे जस्ट मेक इट कोटिंग, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ एक कोटिंग हो जाती है, ठीक है ना, विच इज यूजुअली ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है ना। तो ये जो कोटिंग होती है, ठीक है ना, ये कोटिंग जो होती है ये उसको प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल करना पड़ेगा, एडिशनल इन दैट सेंस कि आपको एक्सपोजर टाइम बढ़ाना पड़ सकता है, और यू मे बी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ योर एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे पानी है सिंपल, तो उसमें तो कुछ इस तरीके का नहीं होगा कोटिंग वगैरह, तो वहाँ पर वो आपके इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बायोफिल्म। हो सकता है जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे।
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली क्या करते हैं, दे जस्ट कॉलोनाइज देयर सेल्फ, वो अपने आप को कॉलोनाइज करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई, उसके बाद आगे आपका इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि आपके यूटेंसिल्स हो गए यूज्ड इन ऑपरेशंस, या फिर आपके कुछ लेबोरेटरी अपरेटसेस भी हो सकते हैं, या फिर आपका वो सिंपल कोई ऑर्गेनिक सैंपल भी हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ मेटाबोलाइट का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। यूजुअली यू विल फाइंड दिस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड इन केस ऑफ ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। और ये जो सिक्रीशन होता है बेसिकली इसमें आपके लिपिड्स और इसमें आपके सुगर्स मिलते हैं, ठीक है ना, सुगरी एंड लिपिड कंटेंट होता है। तो एक आप ऐसे मान लीजिए कि अपने चारों तरफ कुछ जेल लाइक जैसा कुछ सिक्रीशन कर लिया और खुद उसके अंदर एम्बेडेड है, सेल्स उसके अंदर एम्बेडेड है, तो एक फिल्म जैसी बनती है, ठीक है ना, एक फिल्म जैसी बनेगी और इस फिल्म के अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कॉलोनी के प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना, जिसको हम बायोफिल्म कहते हैं। तो बायोफिल्म आपको सरफेसेस पर बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल सकती है। ए नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और इंक्लूडिंग ईस्ट, जो बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो वो एज सच उसको हम बोलते हैं, एक तो होता है सेसाइल, ठीक है ना, और एक होता है प्लैंक्टोनिक, ठीक है ना। तो प्लैंक्टोनिक मीन्स जिसमें कोई सिंगल सिंगल सेल आपकी रहती है, ठीक है, और सेसाइल का मतलब होता है जब वो किसी एक जगह पर सारे गुच्छे के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेल्स जो रहते हैं वो एक जगह पर एक साथ रहते हैं और अपने चारों तरफ एक मटेरियल का सिक्रीशन कर लेते हैं, विच इज बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल यूजुअली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड शुगर, ठीक है ना, इसका बना हुआ होता है। और ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल्स को। तो यूजुअली जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं, यूजुअली दे आर मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड दिस मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एज वेल एज एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। तो जो रेजिस्टेंस आता है ना, हम सुना होगा आप लोगों ने कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ड्रग रेजिस्टेंस हो गए हैं, उनको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, आप कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं उनको वो ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं वो जल्दी रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि उनके पास एक कवच है, ठीक है ना, जो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो दे हैव सम प्रोटेक्टर जो उनको इस तरीके की जो फैक्टर्स हो सकते हैं जो उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करके रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके का कोई आपके पास सैंपल, यूजुअली वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी इफ़ यू आर यूजिंग द केमिकल एजेंट्स। और अगर आप कोई फिजिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेडिएशन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, रेडिएशन आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने देखा फिजिकल मेथड के अंदर आपके रेडिएशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो अगर आप रेडिएशन भी कर रहे हैं देन यू हैव टू इंक्रीज द एक्सपोजर टाइम, ठीक है ना, आपको एक्सपोजर टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं विच में इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस और एफिकेसी ऑफ योर कंट्रोलिंग मेथड्स, ठीक है, जिसमें हम फिजिकल मेथड्स की भी बात करते हैं, मैकेनिकल की भी बात करते हैं, सॉरी केमिकल की भी बात करते हैं। मैकेनिकल में उतना कुछ ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि आप सिर्फ फिल्ट्रेशन आप यूज़ करते हो, ठीक है ना, मैकेनिकल में और ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता। तो मैकेनिकल पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जो फिजिकल एजेंट्स हैं आपके या फिजिकल मेथड्स हैं या फिर जो आपके केमिकल मेथड्स हैं उन पर ये फैक्टर्स आपके अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी ये वाली चीज़ कि अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ उसमें हो सकते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। हेलो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ अच्छा चलिए, अभी हमने सिर्फ फैक्टर्स के बारे में बात करी। चलिए ठीक है, अभी अभी इतना रहने देते हैं। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई इससे डिस्कस करना है, कोई पॉइंट है ऐसा डिस्कशन का, तो वो मुझे बताइए।
सर आप फैक्टर बता रहे थे टेम्परेचर का, तो सर वो मतलब उस टेम्परेचर कहाँ बात हो रही है, मतलब जैसे उसका